स्वागत है आपका 15 संभाग 15 खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। और चलिए शुरुआत इस बुलेटिन की करेंगे और आपको सबसे पहले एक बड़ी खबर बता दें। राधा रानी विवाद में पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। बरसाना के मंदिर पहुंचकर माफी मांगी है और पंडित प्रदीप मिश्रा ने कहा कि ब्रिजवासियों की प्रेम की वजह से आया हूं। राधा रानी को लेकर छिड़ा पंडित प्रदीप मिश्रा के बयान के बाद विवाद और उसके बाद अब पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। बरसाना के मंदिर पहुंचे और माफी मांगी और कहा कि ब्रिजवासियों के प्रेम की वजह से आया हूं। तो बता दें आपको कि पंडित प्रदीप मिश्रा जिन्होंने राधा रानी को लेकर एक टिप्पणी की थी, सालों पहले दिए गए इस बयान के बाद खूब विरोध पंडित प्रदीप मिश्रा का देखने को मिला था। राधा रानी के भक्तों समेत कई लोगों ने पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर बयान दिया था और उनका विरोध जताया था। उसके बाद बरसाना पहुंचकर अब खुद पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी मांगी है। माता राधा रानी के चरणों में आज यहाँ पर आना हुआ और लाडली जी ने खुद इशारा कर बुलाया तो तुरंत यहाँ आना हुआ। अपनी वाणी से, मेरे शब्दों से जो भी चोट लगी हो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। मेरी महारानी जी से, मेरी राधा रानी जी से, किशोरी जी से, लाडलू जी से क्षमा चाहता हूँ। और चलिए इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधे रुक करेंगे। भोपाल से हमारे साथ श्याम सिंह तोमर जी लाइव जुड़ गए हैं। श्याम जी, संत समाज कार्रवाई की बात कह रहा था, इसके साथ ही कई श्रद्धालु भी थे जो ये सवाल खड़े कर रहे थे कि आखिर पंडित प्रदीप मिश्रा माफी क्यों नहीं मांग रहे हैं। और अब उन श्रद्धालु जो चाहते थे वो पूरा भी हुआ है, पंडित प्रदीप मिश्रा ने माफी भी मांगी है। देखिए ऋतु, समाज का ही हिस्सा होते हैं संत और उनसे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं और ऐसे में माफ़ी मांग लेना सर्वश्रेष्ठ होता है और यही प्रदीप मिश्रा ने किया। अब जो संत समाज भी इससे जो आहत था वो भी ठीक हो जाएगा, जो राधा रानी के भक्त थे उनका भी कहीं ना कहीं गुस्सा ठंडा हो जाएगा। तो ये सही दिशा में थोड़ी देर से कदम उठाया पंडित जी ने, लेकिन सही दिशा में एक कदम उठाया है। इसका स्वर भी दूर तक जाएगा और ये जो विवाद था यही पटाक्षेप हो गया। जी बिल्कुल, विवाद छिड़ा था। और श्याम जी, जिस तरह से हमने देखा था कि देखिए वीडियो तो कई दिनों पुराना था, लेकिन इसको लेकर उपजा विवाद बढ़ता ही जा रहा था और ये माफी बेहद जरूरी भी थी क्योंकि श्रद्धालुओं का कहना भी यही था कि अगर सफाई उन्होंने दी है तो माफी क्यों नहीं मांगी। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बरसाना जाना बहुत ज़रूरी था पंडित जी का, तो बरसाना जाके उन्होंने माफ़ी मांगी, ब्रजवासियों से माफ़ी मांगी और साथ ही उन्होंने कहा कि मुझसे जो भी मेरी ऐसा इंटेंशन नहीं था, ऐसा मेरी सोच नहीं थी कि किसी को आहत करना है, लेकिन मुझसे गलती हुई है, उस गलती का मुझे पश्चाताप है। इसके अलावा जो माफ़ी मांगता हूँ। साष्टांग उन्होंने प्रणाम किया, नाक रगड़ी और हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बिल्कुल बिल्कुल, और अब देखना होगा कि जो विरोध हो रहा था वो कब थमेगा। फिलहाल शुक्रिया श्याम जी आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर देश भर में 99 सीटें जीतने वाली कांग्रेस को मध्य प्रदेश में एक भी सीट हाथ नहीं लगी। उम्मीदों से उलट इन परिणामों के बाद अब कांग्रेस ने फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है। ये कमेटी मध्य प्रदेश में हार के कारणों का पता लगा रही है, जिसके जरिए कांग्रेस आगे की रणनीति पर काम करेगी। ये रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार किसी से छिपी नहीं है। संसद में स्ट्रॉन्ग विपक्ष होने के बावजूद मध्य प्रदेश में कांग्रेस का नाम और निशान तक नहीं बचा। ये जानने के लिए आज राजधानी भोपाल में फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की एक बैठक रखी गई। 2 दिनों तक चलने वाली इस बैठक में पार्टी के सीनियर नेता समेत 29 लोकसभा सीटों के उम्मीदवारों से चर्चा हुई। 18 में हम थोड़ी सीटें हमारी ज्यादा थी और स्थानीय स्तर पर भी कांग्रेस पार्टी लगातार चुनाव हारी। तो जब तक कोई बीमारी को डायग्नोस नहीं किया जाएगा, समस्या को पता नहीं किया जाएगा और उसको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा और फिर उसका समाधान नहीं ढूंढा जाएगा, तब तक हम ईमानदारी से उस बीमारी को दूर नहीं कर सकते। बैठक के बाद रिपोर्ट तैयार कर शीर्ष नेतृत्व को सौंपी जानी है, लेकिन कांग्रेसी चर्चा छोड़ बीजेपी पर तंज कसने से बाज नहीं आ रहे। कांतिलाल भूरिया ने तो कांग्रेस की हार को छोड़कर बीजेपी पर ही निशाना साध दिया और कांग्रेस की तारीफों के पुल बांधने लगे। पूरा प्रदेश इस बात को कह रहा है कि ये बेईमानी से ये सब हुआ। कभी इतिहास में आपने सुना देखा नहीं होगा कि एक साथ 29 की 29, तो उन्होंने निश्चित ही कोई बड़ा खेल किया है। तो ऐसे लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग कैसे जनता को मदद करेंगे और किस तरह से काम करें। जनता की वजह से ये लोग नहीं आए, इन्होंने अपने हर तरह से
मैनेजमेंट करा उन्होंने, मैनेजमेंट करके ही ये 29 की 29 सीट ली है। तो वहीं कमलेश्वर पटेल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की बोली बोलने से भी पीछे नहीं हटे, क्योंकि कहीं भी ऐसी संभावना नहीं थी, बहुत विरोध था। बड़े बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के सीधी हमारी लोकसभा में गए थे, 300-400 की सभाएं राजनाथ सिंह ने की थी, बहुत नाराज होकर आए थे। सीधी, सिंगरौली, नड्डा जी गए थे, 1000-2000 लोग मुश्किल जुट पाए थे। मुख्यमंत्री जी गए थे तो 1000 लोगों का 500-600 की मीटिंग करके आए थे। तो कहीं ना कहीं यही जनता जनार्दन तो मत भी देती है ना, तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क तो है इस विषय में। 29 जून को फैक्ट फाइंडिंग बैठक के साथ 30 जून को पॉलिटिकल अफेयर कमेटी की भी बैठक है, लेकिन कांग्रेस इस बैठक में चर्चा कर संगठन में बदलाव करेगी या बीजेपी पर वार ही करती रहेगी, ये तो समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी का कहना है कि कांग्रेस की कमियों को, कमजोरियों को दूर कर संगठन को मजबूत किया जाएगा। देखिए, हम 3 AICC की ओर से हमारे मध्य प्रदेश यूनिट के साथियों से मिलने आए हैं। मेरे साथ जिग्नेश मेवानी जी हैं और सप्तगिरी कोलाका जी जो सांसद है उड़ीसा से। हम 3 लोगों की कमेटी बनी है। एक रिपोर्ट हम भेजेंगे AICC के कांग्रेस अध्यक्ष श्री खड़गे जी को और राहुल जी को, ताकि हम मध्य प्रदेश में फिर से कैसे मजबूती से सरकार बना पाए एंड कांग्रेस पार्टी को कैसे मजबूत कर पाए, उसी के बारे में प्रयास है। हमारा काम है कि ये पता करना कि एक्चुअली क्या हुआ। ये कांग्रेस पार्टी दूसरी है, अभी चेंज हो गई है। हम जो करते हैं, अगर कमेटी बनता है तो फिर हम उसके एक्शन भी लेते हैं। लोकसभा चुनाव में मिली हार के कारणों का पता लगाने के लिए कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भोपाल में है। लगातार पीसीसी दफ्तर में बैठकों का दौर भी जारी है। ये कमेटी लोकसभा चुनाव में हार चुके उम्मीदवारों से मिल रही है। कमेटी के सामने भिंड से उम्मीदवार रहे फूल सिंह बरैया ने भी अपनी बात रखी। विस्तार न्यूज ने उनसे कुछ खास बातचीत भी की, सुनिए क्या कुछ उनका कहना है। कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक चल रही है और उन हार के कारणों का पता लगाया जाना है और 1-to-1 चर्चा हो रही है। कांग्रेस के जो लोकसभा प्रत्याशी थे, हमारे साथ कांग्रेस से लोकसभा प्रत्याशी फूल सिंह बरैया मौजूद है, भांडेर से विधायक भी हैं। सर, 1-to-1 चर्चा हो रही है, क्या कारण रहे, कौन से वो कारण है जिसके कारण कांग्रेस की इतनी बड़ी हार हो? 1-to-1 चर्चा वहाँ भी हो रही है, तो उन्होंने इस बात को पूछा कि आप कैसे हारे। तो हारने का जो मेरा कारण है खुद का, और वो अलग अलग बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी का जो प्रशासन है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बन चुका है। और वो जैसे ही जिस दिन वोट डल रहे थे, उनके लोग, जो प्रशासन के लोग हैं, थाना प्रभारी, SDOP, SDM, वो सीधे फोर्स को लेकर के आए पोलिंग पर। एक तरफ से उन्होंने बना लिया था और वो सीधे हमारे पोलिंग एजेंट को उठा करके थाने में बंद करें, पोलिंग खाली हो गई और पूरे दिन वोट डालते रहे। EVM को भी, आप EVM को लेकर कई बार मुद्दा उठाएं, EVM को भी वजह मानते हैं क्या? नहीं, मेरे भिंड में EVM का कोई चक्कर नहीं। सरकार के द्वारा कई ऐसी योजनाएं चलाई जा रहे थे, उसका भी क्या इम्पैक्ट पड़ा? आपके कांग्रेस का वोट नहीं आ पाया, जैसे लाडली बहना योजना हो या अन्य योजनाएं? लाडली बहना का हमारे यहाँ कोई असर नहीं था। प्रशासन के दबाव से आपकी हार? प्रशासन के ही दबाव से नहीं, प्रशासन नहीं हराया मुझे। हमारे साथ फूल सिंह बरैया थे जो भिंड से कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी थे, जिन्होंने बताया कि फैक्ट फाइंडिंग कमेटी के साथ हमारी चर्चा हुई और हमने बताया कि हमारी जो हार हुई है प्रशासन के दबाव के कारण हुई। कैमरा पर्सन राकेश के साथ सूरज तिवारी, विस्तार न्यूज। तो आज भोपाल में कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक रखी गई है और बुरी हार के बाद बैठक में दल बदल का मुद्दा भी उठा है। सूत्रों के हवाले से जानकारी भी मिल रही है कि कमेटी के सदस्यों से बड़े नेताओं की शिकायत भी मिली है। बड़े नेता युवाओं को आगे नहीं आने देते, ये शिकायत की गई है और इसके साथ ही संगठन की कमजोरी को लेकर भी शिकायत हुई है। टिकट में देरी की बात भी नेताओं ने उठाई। तो बता दें, कांग्रेस ने जो सूची जारी की थी उस समय को लेकर, यानी कि टिकट में हुई देरी को लेकर भी नेताओं ने इस बैठक में बात उठाई। इसके साथ ही दल बदल का मुद्दा भी बैठक में उठा। और चलिए इसी पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ भोपाल से संवाददाता विवेक पांडे लाइव जुड़ गए हैं। विवेक, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पहुंची है मध्य प्रदेश। ये कमेटी जांच कर रही है कि क्या कुछ कारण मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार के रहे हैं। आज की बैठक बेहद महत्वपूर्ण रही, क्या कुछ मुद्दे उठे विवेक?
ऋतु, आपने बहुत सारे फैक्ट्स की बात बता दी, लेकिन बैठक के अंदर क्या फैक्ट्स फाइंडिंग रिपोर्ट के सामने जो जानकारी प्रत्याशियों ने दी है उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। सबसे बड़ी बात यह है कि तमाम सारे नेताओं की तरफ से ये कहा गया है, खासतौर पे मुरैना प्रत्याशी की तरफ से, कि स्थानीय स्तर पे सपोर्ट नहीं मिला। दूसरी एक बड़ी बात है कि बड़े नेता जब दल बदल कर रहे थे उस वक्त उनके जो समर्थक थे, जो कथित कांग्रेसी थे, वो भी पार्टी से चले गए। ये एक बड़ा कारण रहा और देखने के लिए मिला इस लोकसभा चुनाव में कि सुमावली से अजब सिंह कुशवाहा हो गए और रामनिवास रावत, ये तमाम दो बड़े नेता थे जो मुरैना से आते हैं और बीजेपी में शिफ्ट हो गए। और यही बात मुरैना से प्रत्याशी ने इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक में कही है। तमाम सारे ईवीएम का बात भी निकल के आई कि ईवीएम की गड़बड़ी की बात निकल के आई। कमलेश्वर पटेल काफ़ी सीनियर है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं कमलनाथ सरकार में, लेकिन वो दिग्विजय सिंह की जुबान पर बात कर रहे थे। और फैक्ट फाइंडिंग कमेटी को ये बताया कि भीड़ काफ़ी कम आती थी, लेकिन जो वोटिंग परसेंटेज है वो भी कांग्रेस का ज़्यादा था, लेकिन आखिर ईवीएम वो कारण था जिसकी वजह से हार हुई है। एक जो सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि जो मुरैना में टिकट को लेकर जो देरी हुई है, ये एक बड़ा कारण रहा। इसके अलावा मुरैना के प्रत्याशी ने यह भी बात बताई है कि जो तमाम सारे नेता हैं वो युवा नेताओं को आगे आना नहीं देना चाहते हैं। तो ये तमाम सारे फैक्ट्स हैं जो कांग्रेस प्रत्याशियों ने बड़े कारण इस हार के रहे हैं विवेक, और उन्हीं कारणों का जिक्र भी उम्मीदवारों ने किया जो प्रत्याशी थे। लेकिन इसके साथ ये भी बताएगा विवेक, क्योंकि छत्तीसगढ़ जब फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की टीम पहुंचती है और ये कमेटी जांच करती है तो गुटबाजी जैसी चीजें निकल कर भी छत्तीसगढ़ में सामने आई, तो क्या मध्य प्रदेश में भी गुटबाजी जैसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं? और साथ ही ये भी बताइएगा विवेक कि क्या एक्शन की भी तैयारी में है कांग्रेस? बिल्कुल सही बात है। उड़ीसा के सांसद हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी में सदस्य हैं और उन्होंने ये कहा कि नए तरीके की कांग्रेस है। अगर कोई किसी नेता की वजह से किसी प्रत्याशी की हार हुई है इस लोकसभा चुनाव में तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। जहां तक गुटबाजी की बात है तो मध्य प्रदेश में ऐसा कोई बड़ा नेता बचा नहीं है इस हार के बाद। कांतिलाल भूरिया वो हार गए, दिग्विजय सिंह हार गए, कमलनाथ अपने बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो भी हार गए। तो ऐसे कोई बड़े दिग्गज नेता नहीं है जो जीत कर आए हो। और अब देखना होगा कि इस कमेटी की जांच के बाद, इस मीटिंग के बाद क्या कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। फिलहाल बने रहेगा, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मध्य प्रदेश में पहुंची है और कारणों की जांच कर रही है। अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। इधर मध्य प्रदेश की सीमाओं पर परिवहन विभाग की चेक पोस्ट खत्म होगी। 45 जगहों पर रोड सेफ्टी पॉइंट बनेंगे। 94 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट मोबाइल यूनिट भी बनाई जाएगी। होमगार्ड के जवान प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश की सीमाओं पर परिवहन विभाग की चेक पोस्ट खत्म होगी। 45 जगहों पर रोड सेफ्टी पॉइंट बनाए जाएंगे और इसके साथ ही 94 रोड सेफ्टी एंड एनफोर्समेंट मोबाइल यूनिट भी बनाई जाएगी। होमगार्ड के जवान होंगे जो प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। और सीधे रुकेंगे, संवाददाता विवेक पांडे हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विवेक, सीमाओं पर, मध्य प्रदेश की सीमाओं पर परिवहन विभाग की चेक पोस्ट खत्म होने वाली है, क्या कुछ बदलाव इसके बाद देखने को मिलेगा? ऋतु, एक बड़ी बात है कि मध्य प्रदेश के तमाम सारे ट्रांसपोर्टर हड़ताल कर चुके हैं, केंद्रीय मंत्री को पत्र लिख चुके हैं। इसके बाद अब मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस पे बड़ा एक फैसला लिया है। पिछले दिनों हमने देखा था कि रिव्यू करते हुए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा था कि चेक पोस्ट हटा दिए जाए। गुजरात के मॉडल के तरीके से मध्य प्रदेश में ये चेक पोस्ट की व्यवस्था लागू की जाए, क्योंकि मध्य प्रदेश में इंटर स्टेट बॉर्डर कई जुड़ते हैं। उत्तर प्रदेश की सीमा है, राजस्थान है, महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, तमाम सारे सीमाओं से मध्य प्रदेश लगा हुआ है। ऐसे करीब 45 बॉर्डर चिन्हित किए गए हैं जहां पे होमगार्ड के जवान लगाए जाएंगे। परिवहन विभाग में पहले से ही कर्मचारियों का टोटा था, इसलिए 211 होमगार्ड के जवान प्रतिनियुक्ति पर परिवहन विभाग को दिए गए हैं। और ये कहा गया है कि जो आने वाले दिनों में सेडमैप है वो कंप्यूटर ऑपरेटर और सुपरवाइजर की भर्ती करेगा। इसके अलावा इन्फोर्समेंट सेफ्टी एक यूनिट तैयार की जाएगी जो तमाम हाईवे में पेट्रोलिंग करेगी और तमाम सारे जो परिवहन के नियम है, ट्रैफिक के नियम है, उनका पालन कराने की जिम्मेदारी। बदलाव अब इसके बाद, इस फैसले के बाद देखने को मिलेंगे। विवेक, फिलहाल शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। और चलिए इधर आगे बढ़ेंगे। हैदराबाद के होटल में भिलाई साइबर सेल की टीम ने छापा मारा। होटल के कमरे में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे सटोरिये। एक सटोरिया भागते वक्त होटल से कूद गया। सटोरिये का एक पैर फ्रैक्चर हुआ है। भिलाई पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों को लेकर टीम भिलाई के लिए रवाना हो गई है। तो हैदराबाद के होटल में भिलाई साइबर सेल की टीम ने छापा मारकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो होटल के कमरे में ऑनलाइन सट्टा खिला रहे थे। सट्टा ऐप के माध्यम से खिलाने की सूचना पर हमारी टीम ने वहां दबिश दी, जिसमें एक
आरोपी छत से कूद गया, जो चोटिल हुआ, जिसको लेकर के थाने गए थे। किसी प्रकार की ऐसी कोई बात नहीं हुई है कि दुर्ग पुलिस को हैदराबाद पुलिस ने बैठा दिया, ऐसी कोई बात नहीं हुई है। हम हैदराबाद पुलिस के संपर्क में है, जल्द ही आरोपियों को ट्रांजिट रिमांड मिलने पर यहाँ लाया जाएगा। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे, दुर्ग से संवाददाता दिलीप शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दिलीप, हैदराबाद पहुंचकर भिलाई की टीम ने ये कार्रवाई की है, क्या कुछ जब्त किया गया? देखिए, दुर्ग पुलिस ने उन जो आरोपी थे जो हैदराबाद में एक होटल में सट्टा खिला रहे थे, उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस को पुख्ता इनपुट मिले थे कि आरोपी हैदराबाद के किसी होटल में बैठकर ऑनलाइन सट्टे का कारोबार कर रहे हैं, तो पुलिस वहां पे रेड मारने के लिए पहुंची। तो इसी दरमियान वहां पे एक आरोपी जो है भागने की कोशिश कर रहा था और वो बिल्डिंग से कूद गया था, जिसके एक साथ फ्रैक्चर हुए। हालांकि पुलिस ने बाकी सभी आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल किया। उनके पास से लैपटॉप और कई सारे एटीएम्स और कुछ डॉक्यूमेंट, बैंक के पासबुक के अलावा बहुत सारे ऐसे दस्तावेज बरामद किए गए हैं जो ऑनलाइन सट्टा से जुड़े हुए हैं। तो फिलहाल दिलीप, और इसके साथ अब ये भी देखना होगा कि जो टीम ने जब्त की गए हैं सामग्री और इसके साथ ही जो आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, क्या कुछ आगे खुलासे करती है टीम। फिलहाल शुक्रिया आपका दिलीप तमाम जानकारी के लिए। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहले एक पेड़ मां के नाम की अपील के बाद मध्य प्रदेश में भी अलग अलग जिलों में पेड़ लगाए जा रहे हैं। प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने वृक्षारोपण करते हुए विस्तार न्यूज से खास बातचीत की। डिप्टी सीएम ने कहा कि हर किसी को अपनी मां के नाम एक पेड़ जरूर लगाना चाहिए। इससे पेड़ के प्रति भावनात्मक लगाव जुड़ जाएगा और मां की तरह हम उसकी देखभाल भी कर पाएंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पेड़ मां के नाम की आह्वान कर रहे हैं और लगातार मध्य प्रदेश में भी लोग एक पेड़ मां के नाम पर पेड़ लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल आज पहुंचे हैं, पौधारोपण किया है। सर, एक बड़ा आह्वान है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। उनके इस आह्वान को सारे देश की जनता ने बहुत उसका स्वागत किया है और हम सब जो इस बार पौधारोपण का अभियान शुरू कर रहे हैं उसमें आम नागरिकों से ये अपील कर रहे हैं कि वो भी आगे आएँ और जहाँ कहीं भी वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है या जहाँ भी उनको लगता है, उनके घर के सामने की यदि रोड भी है तो उस रोड के किनारे वृक्षारोपण होना जैसे ज़रूरी होता है, तो वहाँ भी वो कोई एक जगह निश्चित करके और अपने माँ के नाम उस पेड़ को लगाएं। और जब माँ के नाम पेड़ लगाएंगे तो उससे उनके भावनात्मक जुड़ाव हो जाएगा और फिर जब तक वो वृक्ष नहीं बन जाएगा तब तक उसकी देखभाल करेंगे गर्मी में और उसका ट्री गार्ड वगैरह ठीक ठाक से यथावत रहे जब तक वो वृक्ष का रूप ना ले ले। मानसून की भी तैयारी है, किस तरह की तैयारियां हैं पौधारोपण को लेकर? रीवा शहर में आज हमने शुभारंभ कर दिया है, शहर के वृक्षारोपण का शुभारंभ आज किया है, जिसके चलते नगर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सर्वे किया था और उनका ये मानना था कि 12,000 पेड़ हम लगाएंगे। हमने उनसे कहा है कि उसको 25,000 करिए और रीवा शहर में 25,000 पेड़ लगाइए। तो ये थे हमारे साथ मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल। कहा कि आप लोग भी पौधारोपण करें और एक पौधा मां के नाम लगाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी अपील है कि एक पेड़ मां के नाम लगाएं। वीडियो जर्नलिस्ट आशुतोष के साथ विवेक तिवारी, विस्तार न्यूज। और इधर भिंड में अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है। यहां बिजली कटौती के बाद जिला अस्पताल में डॉक्टर इलाज करने को मजबूर हैं। यहां मोबाइल की टॉर्च की रोशनी में पीआईसी वार्ड में नौनिहालों का इलाज किया जा रहा है। टॉर्च से इलाज करने का वीडियो मरीज ने बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। हालात ऐसे हो गए हैं कि अंधेरे में ही बच्चों को इंजेक्शन और ग्लूकोज की बोतल लगानी पड़ रही है। शहर में एक नई 33 केवी लाइन डाली जा रही है जो अपने 132 केवी ITI से लेकर के और वाटर वर्क सब स्टेशन को सप्लाई फीड करेगी। उसके लिए इसका काम चल रहा है। तो इसमें 4-5 दिन से लगातार युद्ध स्तर पे उस कार्य को करने के लिए परमिट लेकर के ही कार्य को किया जा सकता है कि ताकि वो सुरक्षित हो सके। उस लाइन का कार्य पूर्ण हो चुका है। 1-8 दिन का थोड़ा सा जो है उसमें काम बचा हुआ है। इधर मुरैना में नकल माफिया एक बार फिर से सक्रिय हो गए हैं। यहाँ कॉलेज की परीक्षाओं में भारी नकल हो रही है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रहा है। इन वीडियो में छात्र मोबाइल और गाइड से नकल करते नजर आ रहे हैं। नकल की शिकायत पर केएस उच्चतर माध्यमिक स्कूल के परीक्षा सेंटर पर तहसीलदार ज्योति लक्षकार पहुंची। तहसीलदार को भी सेंटर पर छात्र नकल करते हुए मिले, जिसके बाद उन्होंने सेंटर पर मौजूद स्टाफ को खूब खरी खोटी सुनाई। तहसीलदार ज्योति लक्षकार का कहना है कि जल्द ही नोटिस दिया जाएगा। इसके साथ ही इस मामले की रिपोर्ट जिवाजी यूनिवर्सिटी को भेजी जाएगी। सरकारी स्कूलों में अक्सर बच्चे फर्श पर बैठकर पढ़ाई करते नजर आते हैं, लेकिन जबलपुर की एक महिला शिक्षक ने खाली प्लास्टिक की बोतल से बच्चों के लिए एक ऐसी कुर्सी और टेबल बनाई है जो न केवल
बेहद हल्की है, बल्कि कोई भी इसे आसानी से बना भी सकता है और इस्तेमाल भी कर सकता है। जबलपुर के डाइट प्रशिक्षण केंद्र में तैनात तरुणा शर्मा ने पानी की खाली प्लास्टिक की बोतलों को जोड़कर कुर्सी और टेबल बनाई है। प्लास्टिक की ये कुर्सी टेबल पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक नहीं है। जबलपुर की एक महिला टीचर ने इन बॉटल्स का उपयोग करके कुछ इस तरह की डिज़ाइन बनाई है कि उसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता है बैठने के लिए। और इस वक्त जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूँ, बड़े आरामदायक बैठा हूँ, और मेरे साथ मैडम है, तरुणा मैडम है, वो भी इस कुर्सी पर बैठी हैं। और ये वो बॉटल्स हैं जो कचरे में चली जाती हैं या जिनका कोई उपयोग नहीं होता यूज़ करने के बाद। लेकिन इनका ये आइडिया था, जिस आइडिया को इन्होंने पूरा किया, और आज ये कहीं ना कहीं उन बच्चों के काम आएगा जो बच्चे स्कूल जाते हैं और उन्हें नीचे बैठना पड़ता है। अब हम सीधे तरुणा मैम से बात करूंगा। मैम, ये आइडिया कैसे आया आपके दिमाग में कि ऐसे भी इन बॉटल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है? चूँकि देखिए, मैं डाइट में मॉनिटरिंग करने जाती थी। मॉनिटरिंग के दौरान मैंने देखा कई बच्चे बरसात में टाट पट्टी पे बैठे रहते थे, और जो मुझे अच्छा नहीं लगा, गरीब बच्चे होते हैं और बच्चों को मतलब व्यवस्थाएं हमारी प्रॉपर नहीं मिल पाती है। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन ये तो मेरी भावना थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जिससे कि बच्चों को एक अच्छी व्यवस्थाएं मिल सके। और यही सोच रख के मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना ये प्लास्टिक की बोतल यूज़ करके कुर्सी बनाई जा सकती है। तो मैंने फिर उस कुर्सी को बनाने के लिए अपने यहाँ डाइट में एक वर्कशॉप किया, जिसमें मेरे बहुत सारे शिक्षक साथियों ने भी योगदान दिया है। केवल टेप से हम बॉटल को जोड़ते जाते हैं एक दूसरे में फिक्स करके, और एक बेस बना लेते हैं। फिर हमें आइडिया हो जाता है कि ये बेस बन गया, फिर हम साइड से इसको जोड़ के कुर्सी का शेप दे लेते हैं, और बहुत ही ईजी टास्क है। चूँकि हमारा जो डाइट है वो एक प्रशिक्षण संस्थान है और हम बहुत तरीके से प्रशिक्षण देते हैं। देखिए, बहुत बड़ी शिक्षा है यहाँ पर कि हर काम सरकारी तंत्र से नहीं चल सकता। अगर शिक्षक में कुछ कर गुजरने की ख्वाहिश है, बच्चों को कुछ सिखाने की जिज्ञासा है, तो वो इन छोटी छोटी चीज़ों से भी अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकता है, अपनी स्कूल की ज़रूरतें पूरी कर सकता है। तो नवीन के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज़। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, क्योंकि छत्तीसगढ़ में कैबिनेट के विस्तार को लेकर चल रही अटकलों पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि वक्त आने पर ही कैबिनेट का विस्तार होगा। साथ ही सीएम ने यह भी कहा है कि इसे लेकर कांग्रेस को बयानबाजी का मौका मिल गया, तो वहीं कांग्रेस इसे लेकर निशाने भी साध रही। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली से राजधानी रायपुर लौटे सीएम विष्णुदेव साय तो चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। मुख्यमंत्री साय ने एयरपोर्ट के बाहर इंतजार कर रहे मीडिया कर्मियों से मुलाकात की और दिल्ली दौरे के बारे में जानकारी दी। इसी मुलाकात में सीएम ने प्रदेश के सियासी गलियारों में दौड़ रहे सबसे चर्चित सवाल का जवाब भी दिया। मुख्यमंत्री से सवाल हुआ कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब किया जाएगा। इस पर सीएम ने दो टूक कह दिया कि ये चर्चा तो मीडिया में ज्यादा होती है, लेकिन अपने समय पर ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। सर, जब दिल्ली आप जा रहे हैं, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो जाती हैं, क्या कुछ चर्चा तो आप लोगों में ज्यादा होती है वो तो समय पर होगा ही। सीएम का मंत्रिमंडल पर कुछ कहना था कि कांग्रेस ने फौरन वार किया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि दरअसल बीजेपी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बीजेपी में गुटबाजी है, इसलिए ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि किसे मंत्री बनाना है। उन्होंने कहा कि पूरी स्थिति एक अनार और 100 बीमार वाली हो गई है। देखिए, हम लोग पहले ही कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, गुटबाजी हावी है और किसे मंत्री बनाना है वो तय ही नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए विधानसभा सत्र चालू होने के पहले इन लोग मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं। एक अनार 100 बीमार जैसे स्थिति इनकी हो गई है, और मंत्रिमंडल में जो लोग हैं वो भी बहुत अनुभवहीन लोग हैं। 2-3 लोगों को हटाने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में किस तरह से काम करना चाहिए वो करने की स्थिति में नहीं है। रायपुर से बृजमोहन अग्रवाल के सांसद बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद छोड़ दिया है। छत्तीसगढ़ मंत्रिमंडल में पहले से ही एक पद खाली है और बृजमोहन अग्रवाल के मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद मंत्रिमंडल में कुल अब 2 पद खाली है। बस इन खाली पदों को लेकर ही राजनीतिक हलकों में खूब सियासी अटकलबाजी चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करेंगे रायपुर का। संवाददाता अनमोल तिवारी लाइव जुड़ गए हैं। अनमोल, कैबिनेट विस्तार कब होगा, इस पर सबकी नजरें हैं और इसके साथ ही रेस में भी कई नाम शामिल हैं, लेकिन मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने साफ कह दिया कि जब वक्त होगा तभी होगा विस्तार।
बिल्कुल ऋतु, देखिए ये तो बहुत दिनों से चर्चा चल रही है कि आखिरकार कैबिनेट का विस्तार कब होगा, और चर्चा तब तेज हो गई जब बृजमोहन अग्रवाल ने इस्तीफा दिया, क्योंकि देखिए जब से मंत्रिमंडल का गठन हुआ, नई सरकार बनी है, तब से ही एक मंत्री पद खाली है, और अब जब बृजमोहन अग्रवाल इस्तीफा दे दिए तो कुल 2 पद खाली हैं। सीएम विष्णुदेव साय देखिए कुछ दिनों पहले भी दिल्ली दौरे पर थे, वहां पे उन्होंने प्रधानमंत्री से मुलाकात किया था। अभी फिर से दोबारा सीएम विष्णुदेव साय दिल्ली गए, वहां पे उन्होंने जेपी नड्डा, अमित शाह समेत तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात की। तो अब सुगबुगाहट तेज हो गई है कि अब जो है कुछ ही दिन में हो सकता है कि नामों का ऐलान हो सकता है, और अब देखिए कि पेट में तितलियां भी दौड़ने लगी हैं विधायकों के कि आखिरकार वो मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। अब एक दूसरे में जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है, लेकिन विष्णुदेव साय ने संकेत दे दिए हैं कि समय पर जो है ऐलान हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं ऋतु, या फिर मान सकते हैं कि कुछ दिनों में अगले नामों का ऐलान हो सकता है, और जो भी रेस में नाम हम बता रहे हैं कि 3-4 बड़े नाम हैं, शायद उनके नामों का जो है खुलासा भी जो है कुछ ही दिन में हो जाएगा। ऋतु, बिल्कुल जल्दी खुलासा होगा कि किन नामों को जगह मिलती है कैबिनेट में, लेकिन इसके साथ ही अनमोल देखिए जब तक कैबिनेट का विस्तार नहीं हो जाता है, इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता है कि कांग्रेस के पास मौका भी है और इस मौके को मुद्दा भी बना रही है कांग्रेस। अब बिल्कुल देखिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी में ये लगा रहता है, अगर विपक्ष के पास अगर कोई मुद्दा आता है तो वो उसे लेकर जमकर हावी होता है, और कांग्रेस भी यही कर रही है प्रदेश में। क्योंकि देखिए बृजमोहन अग्रवाल स्कूली शिक्षा मंत्री थे, उच्च शिक्षा मंत्री, उनके पास एक बड़ा पद था, और अब देखिए शिक्षा सत्र भी चालू हो गया है, लेकिन शिक्षा मंत्री कोई नहीं है प्रदेश में। तो ये बड़ी बात है, और इसको जो है मुद्दा बनाकर कांग्रेस जो है बीजेपी को आड़े हाथों ले रही है। लेकिन बीजेपी ने संकेत जो है साफ दे दिए हैं कि बहुत जल्दी जो है मंत्री पद जो है भर लिया जाएगा। ऋतु, बिल्कुल बने रहिएगा अनमोल, लौटूंगी मैं आपके पास। तो देखिए कैबिनेट विस्तार पर सबकी नजर है, और इधर छत्तीसगढ़ में 10 लोकसभा सीटों पर करारी हार के बाद कांग्रेस की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने समीक्षा भी शुरू कर दी है। शुक्रवार से शुरू हुई समीक्षा का दौर शनिवार को भी जारी रहा, लेकिन अब हार के बाद रार को लेकर पार्टी सवालों के घेरे में घिरती नजर आ रही है। दूसरी ओर बीजेपी को इस पर तंज कसने का मौका भी मिल गया है। ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के प्रमुख कारणों में प्रत्याशी चयन से लेकर संसाधनों की कमी और गुटबाजी शामिल रही। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठकों में भी इन्हीं विषयों को लेकर पदाधिकारियों और नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा। बाहरी प्रत्याशी और संगठन के कामकाज को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। रायपुर के बाद बिलासपुर में भी कमोबेश हार के कारणों में गुटबाजी और समन्वय की कमी का मसला सामने आया, जबकि महासमुंद की बैठक में भी यही मुद्दा गूंजा था। रायपुर लोकसभा की बैठक में नेताओं ने प्रत्याशी और संसाधनों की कमी को जिम्मेदार माना था। इन तमाम हालातों के बीच एक तरफ हार के बाद रार से कांग्रेस की जमकर किरकिरी हो रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का मौका भी मिल गया है। बीजेपी लगातार सवाल उठा रही है कि आखिर हार की जिम्मेदारी कौन लेगा। देखिए, जिस प्रकार से समाचार कल की बैठक का आया है, जिस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है, जिस प्रकार से आपस में विवाद चला है, तो ये आपस में लड़ने ही वाले हैं। देखने वाली बात तो केवल इतना होगा कि इस बुरी तरह से हार का, चाहे वो विधानसभा का हार हो, लोकसभा का हार हो, ठीकरा किस पर फूटेगा, ये देखने वाली बात होगी। विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक कांग्रेस को मिली करारी हार की समीक्षा तो शुरू हो गई है, और समीक्षा हो रही है तो न केवल दिग्गज नेता बल्कि उनके साथ में रहने वाले कार्यकर्ता भी खुलकर अपना विरोध करते नजर आ रहे हैं। जांजगीर चांपा से प्रत्याशी रहे पूर्व मंत्री शिव डहरिया कांग्रेस की बैठकों में अंतर्कलह से इनकार करते हैं। नहीं, किसी को दरकिनार नहीं किया गया था। हमारे वरिष्ठ नेतागण हैं, सभी को लोगों को सहयोग लिया गया था। अब चुनाव में हार जीत होती रहती है, उसकी समीक्षा होती है और आगे अच्छा किया जाए उसके लिए विचार भी किया जाता है, और वही काम हो रहा है। आगे अच्छा ही होगा। कांग्रेस ने यूं तो हार की समीक्षा को लेकर बैठकें की, लेकिन बैठकों में लगातार फूट रहा गुस्सा पार्टी की मुश्किलों को बढ़ा रहा है। ऐसे में अब सबकी निगाहें फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की उस रिपोर्ट पर हैं, जिसके आधार पर आने वाले दिनों में कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव भी देखने को मिल सकता है। बहरहाल कांग्रेस की समीक्षा बैठकों में चल रहे सिर फुटौल से बीजेपी को कांग्रेस पर तंज कसने का अवसर जरूर मिल गया। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक करेंगे रायपुर से। अनमोल तिवारी लगातार बने हुए हैं। अनमोल, देखिए एक और हम देख रहे हैं कि बीजेपी को तंज कसने का अवसर मिल गया है, तो वहीं कांग्रेस है जो अपने बचाव में जुटी हुई है।
अब बिल्कुल देखिए, बीजेपी जो है उसके पास मौका है, क्योंकि कांग्रेस में जिस तरीके की ये बैठक हो रही है हार की समीक्षा को लेकर के, इसमें नेताओं का गुस्सा फूट रहा है। हमने कल भी बताया था रितु की किस तरीके से बस्तर से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे कवासी लखमा जो हैं, वो जो बैठक के दौरान ही उनका गुस्सा फूटा और उन्होंने बाकायदा बड़े नेताओं के सामने कह भी दिया कि देखिए, हमारी आपसी विवाद के चलते, आपसी गुटबाजी के चलते जो है हम इस सीट को हार गए। आगे भी अगर ऐसा होते रहेगा तो शायद हमारी परफॉर्मेंस में बेहतरी नहीं होगी। अब देखिए इस तरीके की और भी चीजें हुई, क्योंकि देखिए कल बड़ी बैठक थी, आज बिलासपुर में भी कांग्रेस की समीक्षा बैठक चल रही है अलग अलग लोकसभाओं की। 2-3 जो है प्रमुख मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं कि आपसी गुटबाजी हो गया, दूसरा कि कहीं के प्रत्याशी को कहीं भी उतार देना, बाहरी प्रत्याशियों का भी जो है कांग्रेस को मुद्दा जो है भारी पड़ा है। क्योंकि देखिए महासमुंद में ताम्रध्वज साहू को उतारा गया था, जो कि रहने वाले दुर्ग के हैं, लेकिन उनको उतारा गया महासमुंद से। तो ये बाहरी प्रत्याशी होने का भी जो पहलू है वो कांग्रेस को भारी पड़ा। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की पूछ परख नहीं होना, भूपेश बघेल सरकार में पूछ परख नहीं होना, यह भी एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ नाराजगी भी जो है जमकर जाहिर की गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा। तो ये तमाम पहलू रहे हैं जो कि समीक्षा बैठक में निकलकर सामने आए हैं। अब कांग्रेस को इस पर विचार मंथन करने की जरूरत है, क्योंकि आने वाले समय में नगरीय निकाय चुनाव होने हैं छत्तीसगढ़ में, तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि इन तमाम पहलुओं पर काम करें, मजबूत टीम किया जाए और इसके साथ ही आगे की रणनीति तैयार की जाए। लेकिन अब देखना होगा कि निकाय चुनाव तक ये बयानबाजी और कहां तक पहुंचेगा और इसके साथ ही कांग्रेस कहां तक सुधार कर पाएगी। फिलहाल शुक्रिया अनमोल आपका तमाम जानकारी के लिए। और इधर छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ में अवैध खनन का कारोबार करने वालों पर प्रशासन ने शिकंजा कसा है। प्रशासन लगातार ऐसे लोगों पर एक्शन ले रहा है। मानसून के जो गाइडलाइन है एनजीटी का, रेत में जैसे मानसून सीजन में बंद रहना चाहिए, तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं अभी रेत के। तो इसमें इस 15 दिवस के अंतर लगभग वही 15 ट्रैक्टर अवैध रेत का परिवहन पे कार्रवाई किए हैं और अवैध ईंट भट्टा संचालक और रेत के भंडारण, इन पे भी कार्रवाई हुई है। खनन माफिया पर प्रशासन कुछ इस कदर एक्शन ले रहा है। खनिज विभाग की अगुवाई में 15 ट्रैक्टर रेत, 3 हाइवा गिट्टी और 1 अवैध ईंट भट्टा संचालक पर कार्रवाई की गई है। जिले में रेत, गिट्टी और अवैध ईंट के कारोबारी बिना डर भय के अवैध कारोबार को अंजाम देते चले आ रहे थे, जिस पर नकेल लगाने के लिए इन दिनों जिले का खनिज विभाग एक्शन मोड पर चल रहा है और खनिज अधिनियम के तहत कार्रवाई कर रहा है। तो मानसून के जो गाइडलाइन है एनजीटी का, रेत में जैसे मानसून सीजन में बंद रहना चाहिए, तो उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं अभी रेत के। तो इसमें इस 15 दिवस के अंतर लगभग वही 15 ट्रैक्टर अवैध रेत का परिवहन पे कार्रवाई किए हैं और इसके अलावा जैसे 3 हाइवा गिट्टी खड़गवां थाना में उसको सुपुर्दगी में जब्त किया गया था उसको, और अवैध ईंट भट्टा संचालक और रेत के भंडारण, इन पे भी कार्रवाई हुई है। आपको बता दें कि एमसीबी जिला प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ है, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर यहां पर लगातार अवैध खनन का काम किया जा रहा है। अब इस पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से एक्टिव है। अविनाश चंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मनेंद्रगढ़। जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले खड़गवां जनपद में इन दिनों नए नए ठेकेदारों की बाढ़ सी आ गई है। ग्राम पंचायत में मनमाने तरीके से नए नए ठेकेदार बनकर ग्राम पंचायत एजेंसियों के काम को राजनीतिक दबाव बनाकर खराब काम कराने को लेकर एमसीबी कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि जिला एमसीबी के मनेंद्रगढ़ विधानसभा में बीजेपी पार्टी के विधायक और छत्तीसगढ़ प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल के दबाव के कारण बीजेपी के छोटे बड़े कार्यकर्ता आजकल ठेकेदार बनकर मनरेगा के काम को हथिया लिए हैं। इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके मंत्री, उनके विधायक पंचायतों का शोषण करने में लगे हुए हैं और पूरे क्षेत्र में गुणवत्ता विहीन कार्य किया जा रहा है और अधिकारी कर्मचारी चाहते हुए भी मंत्री जी के दबाव पे कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जिस प्रकार के घटिया काम कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता और जो भोले भाले आदिवासी सरपंच हैं जो अपने क्षेत्र को आगे बढ़ाना चाहते हैं, के ऊपर अनावश्यक दबाव बना के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्थानीय मंत्री जी के संरक्षण में भ्रष्टाचार लगातार कर रहे हैं।
इधर गरियाबंद के देवभोग में नेता और डॉक्टर की लड़ाई के बीच मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। डॉक्टर और स्वास्थ्य अमले ने भाजयुमो जिलाध्यक्ष पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाते हुए स्वास्थ्य सेवाएं ठप कर दी हैं, जिसका खामियाजा मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट से समझिए। डॉक्टर्स को भगवान का दूसरा रूप माना जाता है, लेकिन वही भगवान अब इलाज नहीं कर रहे बल्कि राजनीति लड़ाई में फंसे हुए हैं और भाजयुमो जिला अध्यक्ष के गिरफ्तारी के साथ ही अपनी सुरक्षा की गारंटी की मांग को लेकर स्वास्थ्य सेवाएं बहाल कर दी है। मामला बीती रात का है, जहां भाजयुमो जिला अध्यक्ष अपने परिजन को लेकर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचे थे, लेकिन छोटी सी बात को लेकर डॉक्टर्स और भाजयुमो जिला अध्यक्ष के बीच विवाद हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि देर रात दोनों ही पक्षों को थाने पहुंचना पड़ा। चले जाओ, निकलो, हॉस्पिटल बंद रहेगा 2 दिन तक बोला। खुद हमारा गोलिया बिस्तर बांध के निकाल दिया। मरूंगा कि जीऊंगा मैं, चलने में तो एम्बुलेंस ने मेरे को लाया खर्जा की, और फिर पहुंचा, बोले कौन पहुंचाता है। यहाँ पे बोतल चढ़ाने आए थे 9 बजे, यहाँ पे डॉक्टर लोग बंद कर रहे हैं, अस्पताल नहीं हो रहा है। बता दें कि डॉक्टर और अन्य स्टाफ योगीराज पर बीती रात के अलावा आए दिन इसी तरह दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा रहे हैं। रात की बात को लेकर और आए दिन हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर अब मोर्चा खोल दिया है। देवभोग अस्पताल के सभी वार्ड्स में सन्नाटा पसर गया है। ओपीडी और दवा काउंटर भी बंद है। भर्ती मरीजों को भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया है। वहीं दूसरी तरफ भाजयुमो जिला अध्यक्ष अपना अलग ही तर्क दे रहे हैं। वोमिटिंग की कंप्लेन से पेशेंट आया था, मैं उसका उपचार कर रहा था। मुझे जो उनके साथ व्यक्ति आए थे योगीराज जी, उनके द्वारा अपने हिसाब से उपचार करने के लिए दबाव डाला गया। मुझे ज़बरदस्ती सीजी निकालने के लिए कहा गया। उसके बाद जब मैंने उसके लिए मना किया तो मेरे साथ बहस की गई, धक्का मुक्की की गई। बाद में मुझे ये कहा गया कि तुम तो यहाँ बाहर से आते हो, मैं यहाँ का लोकल हूँ, तुमको देख लूँगा बाहर निकल के। जान से मारने की धमकी दी गई कि तुमको यहाँ कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। ऐसी बहस की। फिर सिस्टर जी लोग थे, उनके साथ भी बहस की। पहले भी वो पूर्व में ऐसी घटना कर चुके हैं। चल गए तो वहाँ पर डॉक्टर नहीं था, तो फिर इनकी रवैयों को देखते हुए हमने तत्काल जा करके थाना परिसर में एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदन दिए। उसके बाद हमने धर्मगढ़ जा करके उस मरीज का जांच कराया। जाने के पूर्व मरीज बेहोश हो गया था और चक्कर आ रहा था, वृतांत उनको बताया। और वही डॉक्टर स्वतः अपने मन से ईसीजी जांच करने के लिए, और मैं अगर ईसीजी जांच करने के लिए यहाँ के छत्तीसगढ़ के डॉक्टरों को बोल दिया तो इतना बड़ा तिल का ताड़ बना करके ये प्रशासनिक दबाव बना रहे। तो यहाँ पर एकाएक बिना अल्टीमेटम दिए, बिना चेतावनी दिए आप स्वास्थ्य सुविधाओं को बंद करा करके सारे मरीजों के साथ, स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ चल रहा है। इसके ऊपर संज्ञान होनी चाहिए। मैं तो यही निवेदन करूंगा कि जो आरोप उन्होंने लगा रहे हैं, मेरे पास भी वीडियो है, फुटेज है। मामला गंभीर है, लेकिन सुध लेने वाला कोई नहीं। हद तो तब हो गई जब भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर्स ने ओपीडी में भर्ती मरीजों को भी बाहर निकाल दिया। पर अभी तक ना तो कोई अधिकारी वहां पहुंचा है और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। ऐसे में अस्पताल के साथ ही भर्ती मरीज भगवान भरोसे हैं। और अब खबर है सिंगरौली से, जहां काउंटर साइन के नाम पर छात्रों से रिश्वत लेने वाले विकासखंड शिक्षा अधिकारी को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। 2 दिन पहले छात्र छात्राओं से मार्कशीट और टीसी पर काउंटर साइन करने के नाम पर रिश्वत ली जा रही थी। बच्चों से वसूले जा रहे थे 100 रुपए, जिसका वीडियो भी सामने आया था। वीडियो वायरल होने के बाद कलेक्टर जिला शिक्षा अधिकारी ने जांच टीम बनाई थी और अब टीम की रिपोर्ट आने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने बीईओ ऑफिस में पदस्थ लिपिक वंश बहादुर सिंह को निलंबित कर दिया। कलेक्टर की कार्रवाई से जिले में रिश्वतखोर कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। वीडियो वायरल हुआ था कि वो पैसा लेते हुए दिखाया गया था बाबू को। उसकी जांच कल हमने 2 सदस्यीय समिति गठित करके किया है, जिसमें वो सही पाया गया। आज माननीय कलेक्टर महोदय के समक्ष प्रस्तुत किया। माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा संबंधित लिपिक को सस्पेंड कर दिया गया। और अब खबर है छतरपुर से, जहां मानव तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। आरोप यह है कि 17 साल की नाबालिग लड़के को 3 लोग बहला फुसलाकर अपने छतरपुर और उसके बाद हरपालपुर लेकर गए और लड़के को एक किन्नर को बेच दिया। लगभग 15 दिन तक लड़का लाली किन्नर के चंगुल में रहा, जहां मौका पाते ही लड़के ने परिजनों को फोन कर अपनी आपबीती सुनाई। इसके बाद पुलिस को मिली सूचना के बाद लड़के का रेस्क्यू किया गया। पुलिस ने 3 लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। और चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का रुख करेंगे। खबर है बुरहानपुर से, जहां बरसात के मौसम में आदिवासी इलाकों में जाने वाले कच्चे मार्ग खराब होने से वहां एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती और ऐसे में अगर किसी महिला को प्रसव पीड़ा हो या कोई मरीज गंभीर रूप से बीमार हो गया तो मरीजों को मुख्य मार्ग तक खटिया, बैलगाड़ी
आदि साधनों से जाना पड़ता है। और एक ऐसा ही मामला फिर से सामने आया है, जहां सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अस्पताल ले जाने के लिए 108 को फोन किया गया। खराब सड़क की वजह से युवक को बैलगाड़ी से मेन रोड तक लाया गया, जिसके बाद फिर वहां से एम्बुलेंस घायल को लेकर अस्पताल पहुंची। जब जिक्र निर्भया कांड का होता है तो आज भी रूह कांप जाती है। खबर यह है कि छत्तीसगढ़ में निर्भया जैसी बर्बरता का ही एक मामला सामने आया, जो मानवता को भी शर्मसार करता है। क्या है ये पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। प्यार वैसे तो खूबसूरत एहसास है, ताकत का पर्याय है, लेकिन जब गलत तरीके से किया जाए तो नतीजा अपराध निकलता है। छत्तीसगढ़ से ऐसी ही एक तस्वीर निकलकर सामने आई है, जो आज की सामाजिक स्थिति पर सवाल खड़े करती है। छत्तीसगढ़ में रूह को कपा देने वाला एक मामला सामने आया है। मामला सरगुजा जिले के सीतापुर थाना क्षेत्र के उडुमकेला गांव का है। यहां 25 साल की एक महिला का चेहरा और सर कुचलकर जघन्य तरीके से उसकी हत्या कर दी गई। हैवानियत इस कदर बड़ी थी कि सनकी आशिक ने महिला के प्राइवेट पार्ट में डंडा तक डाल दिया। ये वंदना के पास उडुमकेला गाँव है। वहाँ पर एक करीब 25 साल उम्र की एक महिला है। उसको आरोपी ने उसको सिर में पत्थर से वार कर उसका हत्या किया और उसके गुप्तांग में डंडा डाल दिया था। तो उस संबंध में उसका विवेचना भी चल रहा है। संदेही अभी अभिरक्षा में है। उसके आवश्यक कार्रवाई करके उसको रिमांड पर भेजा जाएगा। उसके साथ अवैध संबंध बनाने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए मना की, तो जिस पर से उसका हत्या कर दिया। एक ना की इतनी बड़ी सजा इस महिला को मिली। दरअसल आरोपी महिला से एक तरफा मोहब्बत करता था। एक तरफा मोहब्बत में सनकी प्रेमी ने शादीशुदा महिला की हत्या कर दी। हत्या से पहले इस सनकी रघु मांझी ने महिला के साथ खूब ज्यादती की। बताया जा रहा है कि 25 साल की इस महिला की शादी 5 साल पहले हुई थी और महिला अपने पति के साथ सास ससुर से अलग रहती थी और आरोपी पड़ोसी गाँव का ही निवासी था। आरोपी के इस पागलपन के लिए कई बार गाँव वालों ने भी युवक को समझाया, लेकिन सर पर जब पागलपन हावी हो तो क्या ही किया जा सकता है। आरोपी युवक ने उनकी बात नहीं मानी। आखिरकार प्यार में अंधे हुए इस युवक ने महिला के साथ ज्यादती कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मोहब्बत के मुखौटे में क्रूरता को अंजाम तब दिया गया जब महिला रात में अपने घर पर अकेली थी और उसका पति किसी काम से दूसरे गांव गया हुआ था। जब सुबह गांव वालों ने महिला का शव देखा तो उसके पति को इसकी जानकारी दी और पुलिस सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची और इसके बाद पूरे मामले की जांच शुरू की गई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी ने हत्या महिला के घर से 50 मीटर दूर पर खेत में की। ये मामला इतना सनसनीखेज और दिल दहला देने वाला है कि इसको देखने के बाद दिल्ली के निर्भया कांड की याद जहन में ताजा हो जाती है। आज टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मैच खेला जाना है, जिसे लेकर भारतीय क्रिकेट टीम के फैंस टीम को जिताने के लिए जगह जगह पूजा हवन कर रहे हैं। ऐसे में विश्व प्रसिद्ध बाबा श्री महाकालेश्वर जी के मंदिर में भी टीम इंडिया की T20 वर्ल्ड कप में जीत को लेकर टीम इंडिया का शिवलिंग के पास फोटो रखकर विशेष पूजा की गई है। मंदिर परिसर में स्थित सिद्धि विनायक मंदिर में भी मंत्रोच्चार के साथ गणपति अथर्व शीश पाठ टीम इंडिया की जीत की कामना को लेकर किया गया। सिद्धि विनायक मंदिर के पुजारी चम्मू गुरु ने टीम इंडिया की जीत को लेकर क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच T20 का वर्ल्ड कप होना है, उसको लेकर महाकाल मंदिर और सिद्धि विनायक बप्पा से कामना की जा रही है कि इस बार कैसे भी करके हमारी झोली में वर्ल्ड कप आए। उसको लेकर पूजा अर्चनाओं का दौर जारी है और कहा यह भी जाता है जो भी शुभ कार्य करना है वो गजानन गणपति के आशीर्वाद से ही होता है। इसी को लेकर आज भारत का ऐतिहासिक तरीके से वर्ल्ड कप जीत सके, उसको लेकर यहाँ पर मंत्रोच्चार किया जा रहा है। अभी तक जो मैच हुए हैं और जो साउथ अफ्रीका ने जो मैच खेले, जो कम मार्जिन से जीते हैं, उसके हिसाब से ये लगता है कि आज जो भारत है उसका पलड़ा बहुत भारी है। भारत की टीम के साथ वो ये श्रद्धालु देख सकते हैं कितने उत्साहित है। भैया क्या लग रहा है आज वर्ल्ड कप आएगा? श्रद्धालुओं की उम्मीद भी है और गजानन गणपति के भक्त भी है। क्या लग रहा है आज भारत जीतेगी? हाँ, जीतेगी, जरूर जीतेगी। जन सैलाब है और जन से। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही।